हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग खोटा ग्रामर में, खोटा व्याकरण में आज हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे इसका पहला टॉपिक, जो टॉपिक होगा खोटा का वर्ण परिचय, जिसको कि खोटा में वर्ण परिचय या खोटा आखर परिचय भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं इस टॉपिक को, जो कि जेटेट या अन्य जो परीक्षाएं हैं जिसमें कि खोटा का ग्रामर पूछा जाता है, उसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, इसीलिए इसी टॉपिक से आज शुरुआत कर रहे हैं। और छोटा टॉपिक है, देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खोटा में जो वर्ण है उन वर्णों को कितने भाग में बांटा गया। तो वर्ण किसको कहते हैं, ये पहले ये समझिए, वर्ण क्या है। तो वर्ण जैसे हिंदी में कहें तो वर्ण या अक्षर किसको कहते हैं। अक्षर मतलब होता है कि जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको पुनः दो भागों में बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से खोटा में भी सेम डिफिनेशन लागू होता है। और जिस प्रकार से हिंदी में दो भागों में बांटा गया है वर्ण को, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसी प्रकार से खोटा में भी दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में। तो स्वर वर्ण में कौन कौन से हैं और व्यंजन वर्ण में कौन कौन से हैं, कुल कितने स्वर हैं, कुल कितने व्यंजन हैं, कुल कितने वर्ण हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। तो हम यहाँ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझे कि खोटा में वर्ण को क्या कहते हैं। वर्ण, तो वर्ण जो है वो आपका क्या हुआ हिंदी में, लेकिन इसको खोटा में यदि बोलें तो वर्ण इसको बोलेंगे, ठीक है, वर्ण, या फिर इसको आखर बोलेंगे, आखर, ठीक है, क्या बोलेंगे, आखर, खोटा आखर। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे, इसी चीज़ को खोटा आखर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो दो भाग है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में कितने हैं, तो स्वर वर्ण में यदि बात करें तो अ से लेकर के जैसे आ हर्षई दीर्घई, ठीक है, आ हर्षई दीर्घई ह्रस्व दीर्घ ए ओ, इतने जो अक्षर हैं वो खोटा में शामिल है। मैंने यहाँ बोर्ड पर भी लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आ हर्षई दीर्घई ह्रस्व दीर्घ ए और ओ, यानी कि टोटल 8 जो अक्षर हैं वो स्वर वर्ण में है। बाकी ए आय और औ ये नहीं है इसमें, ठीक है। या फिर दीर्घरी कब यूज़ करते हैं तो दीर्घरी भी नहीं है, इसमें नहीं है। यही 8 आप याद रखिएगा कि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोटा में कुल कितने स्वर वर्ण हैं तो आप 8 का आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो आ हर्षई दीर्घई ह्रस्व दीर्घऊ तक, ठीक है। उसके बाद फिर ए और ओ, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यदि आ जाए तो इसमें इसको दो भाग में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन है, तो अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, ये 3 जो अक्षर हैं वो किस में है, तो ह्रस्व स्वर में है। दीर्घ स्वर में कौन सा है, तो आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, उसके बाद ए ओ, ये दीर्घ स्वर में है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ, तो ह्रस्व स्वर 3 और दीर्घ स्वर 5, यानी कि टोटल 8। ये 8 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको भी देखें कि ए को तो यूज़ किया जाता है खोटा में, लेकिन आय को क्यों नहीं। तो आय को जब हम खोटा में देखते हैं तो इसका जो लिखावट होता है वो होता है इस रूप में, आई, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम दें आपको, तो हम यदि बात करें, लिखें ऐनक, ठीक है, ऐनक, ऐनक, तो इसको खोटा में कैसे लिखेंगे, खोटा में लिखेंगे ऐसे, ऐनक, ठीक है। क्या लिखेंगे, और सही का यूज़ करेंगे, न और क, ऐनक का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐनक हुआ। आप यदि ये औ का यूज़ करें, औ का, तो औ का यूज़ भी ऐसे नहीं होता है, औ, ये यूज़ होता है, अ उ ह्रस्व का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यदि देखें तो एग्जाम्पल में हम लिखें औरत, औरत हिंदी में ऐसे लिखते हैं, तो लेकिन यदि खोटा में लिखें तो अ उ र त, ऐसे लिखते हैं औरत,
ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि क्यों नहीं इसका यूज़ है, क्योंकि खोटा में जब हम शब्द लिखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं, तो इसमें ऐ का जो होता है अ ई ऐसे करके लिखते हैं जो आपको बताए, और औ ए आई ओ औ का जो है औ का भी उच्चारण अ उ औ ऐसे करके उच्चारण होता है। और इसी कारण से इसका जो स्वतंत्र, एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण खोटा में नहीं है, इसके साथ में अ और उ भी होता है, इसी कारण से इसको खोटा स्वर में मान्यता नहीं मिली है खोटा में। अब आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण में। तो व्यंजन वर्ण में जो है वो आप देखते जाइए, ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया, किस चीज़ को शामिल किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं क से लेकर के अंगा तक में। तो क से लेकर के अंगा तक में, यानी कि अंगा को जो है वो खोटा स्वर में नहीं मान्यता मिली है हुई है, यानी खोटा स्वर बोल रहे हैं, खोटा व्यंजन में इसको जगह नहीं दिया गया है, यानी खोटा में अंगा का यूज़ होता ही नहीं है, ये समझ लीजिए। खोटा में अंगा का यूज़ नहीं होता, इसका मतलब है खोटा में जो व्यंजन वर्ण है क वर्ग का वो है क ख ग घ तक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं च वर्ग में। च वर्ग में आपका टोटल पांचों जो लेटर है च वर्ग का, च वर्ग कहने का मतलब च छ ज झ ञ, इसमें पांचों जो लेटर है वो व्यंजन वर्ण खोटा में भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए इस वर्ग में पांचों को काउंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट वर्ग में। तो ट वर्ग में जो है वो आपको ध्यान में रखिएगा, मूर्धन्य जो ना है उसका यूज़ खोटा में नहीं होता, खोटा में मूर्धन्य ना का यूज़ नहीं होता है। तो आगे बताएंगे कहाँ यूज़, कैसे यूज़ होता है सो, लेकिन पहले ये चीज़ को याद रखें, ट ठ ड ढ, ढ तक यूज़ होता है, उसके बाद मूर्धन्य ना का यूज़ खोटा में नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं त में। तो त वर्ग में पूरा पांचों, यानी कि त थ द ध दंतना, यानी कि पांचों का यूज़ खोटा में होता है, ठीक है। तो पांचों का यूज़ होता है ऐसे। उसके बाद याद देख लेते हैं प से लेकर। तो प वर्ग में भी पांचों का यूज़ खोटा में होता है, ठीक है। खोटा में पांचों का यूज़ होता है, पांचों को शामिल किया गया खोटा व्यंजन वर्ण में। तो ये पांचों प फ ब भ म पांचों का। उसके बाद आ जाते हैं अंतस्य में। तो अंतस्य जो है यूज तो किया जाता है, लेकिन खोटा लिखने के समय में इसमें कई जगह पर य के अंतस्य जो है उसका रूप जो है वो चेंज हो जाता है। आगे इसमें डिस्कस करेंगे कहाँ कैसे चेंज होता है सो, लेकिन यहाँ आपको बता रहे अंतस्य शामिल है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं खोटा भाषा लिखने के दौरान इसका अंतस्य का डायरेक्ट उच्चारण नहीं होता, इसका उच्चारण ज के रूप में होता है। बताएंगे कि किस रूप में, लेकिन अंतस्य शामिल है, ये ध्यान में रखिएगा। र ल अंतस्य र ल व तक शामिल है, तला विषय खोटा में नहीं है, ठीक है, तला विषय खोटा में नहीं है। अब आते हैं मूर्धन सा में। तो मूर्धन सा, दंत सा, ह, संयोगी छ, त्र, आज्ञा ये है। तो इसमें से मूर्धन सा खोटा में नहीं है, दंत सा, ह ये खोटा में है। उसके बाद संयोगी छ, जिसको हम संयुक्त छ बोलते हैं, संयुक्त छ, त्र और ज्ञा ये तीनों फिर खोटा में नहीं है। इसका मतलब मूर्धन सा वाला वर्ग जो है तो उसमें मूर्धन सा में सिर्फ आपका दंत सा ह ये आपका खोटा में है, बाकी नहीं है। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे इस हिसाब से। तो क वर्ग में आपका 4, च वर्ग में 5, ट वर्ग में फिर 4, त वर्ग में फिर 5, प वर्ग में भी 5, अंतस्य में फिर आप यदि देखें तो फिर इसमें भी 4, अंतस्य र ल व तला विषय नहीं है। और मूर्धन सा में मूर्धन सा, दंत सा, मूर्धन सा नहीं है, दंत सा और ह ये है, तो इसका मतलब 6। तो टोटल यदि हम इसको करेंगे तो टोटल आएगा आपका 29, ठीक है। तो 29 इधर से हुआ व्यंजन वर्ण से और स्वर वर्ण से हुआ 8, तो टोटल मिलाकर के हुए 29 और 8 37। इसका मतलब है खोटा में मूल रूप से जो वर्ण है, टोटल वर्ण है वो है 37। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि ट वर्ग में ड, जिसको ड़ बोलते हैं, ड़, ठीक है, यानी कि नीचे बिंदी, ड का नीचे बिंदी होता है ना ड के नीचे, तो उसका उच्चारण ड़ के रूप में हो जाता है, ड भी नहीं बोलते ड़। तो इसको खोटा में यूज़ किया जाता है, इसीलिए कभी कहीं किसी किताब में आपको ये इसको ऐड किया हुआ मिलेगा ड़ और ढ को, ठीक है, दोनों के नीचे बिंदी है। ट ठ ड ढ तो शामिल है ही, लेकिन ड़ और ढ ये भी शामिल है,
तो ये दोनों को मिला करके यदि बोले तो 37 + 2 यानी कि 39 हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि यदि ऑप्शन एग्जाम में ऑप्शन आता है और क्वेश्चन रहता है मूल रूप से खोरठा में कितने वर्ण हैं तो 37 है, लेकिन उसमें यदि आपको ऑप्शन ये भी रहे 37 और 39 रहेगा तो आप 39 को मार करके आइएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा 39 है। ठीक है, 2 इसको शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त 4 अन्य ध्वनियाँ हैं जिसको कि खोरठा में शामिल किया गया, उसके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन है तो न, अ, ह, आधा म अंतस्य आधा म और ह, म, न। इसका मतलब जैसे चिन्हा बोलते हैं ना, तो चिन्हा में न आता है ना, तो वो न है। मह हिंदी में यदि बोलेगा तो ये तो हिंदी में इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन खोरठा में इसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया गया, इसीलिए इसको भी आप समझ लीजिए कि इसका भी एक ध्वनि स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र ध्वनि माना गया है खोरठा में। तो ये 2 हुआ न, म, ल। जैसे इसका उदाहरण यदि दें तो चूल्हा, तो चूल्हा में आप यदि हिंदी के आधार पर चले जाए तो 3 अक्षर का यूज़ किया है, लेकिन यदि खोरठा में तो 2 है। ठीक है, उसके बाद है र, यानी कि ह के ऊपर में र है तो र पहले यूज हो जाएगा र, तो इसका उच्चारण जैसे होगा खोरहा। तो खोरहा का उच्चारण आप तो खैर यूज डायरेक्ट ऐसे होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, तो इसको स्वतंत्र ध्वनि माना गया है खोरठा में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि इसमें से जो विशेष और जानकारी रखनी है। तो अभी तक आप लोगों को बताया कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है। अब इसके बाद जो आपको और याद रखना है वो याद रखना है कि कौन सा वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं, तो कंठ से किसका, तो कंठ से होता है अ, आ, उसके बाद फिर आपका क ख से लेकर के घ तक, और उसमें शामिल है ह, क ख ग घ ह, उसके बाद अ और आ, ये जो है वो कंठ से है। ठीक है, उसके बाद है तालव्य यानी कि तालु से, तो तालु से हर्षही दीर्घही और च वर्ग यानी कि च छ ज झ य। उसके बाद एक और शामिल है वो है अंतस्थ्य। ठीक है, उसके बाद मूर्धन्य से, तो मूर्धन्य से आपका है ट वर्ग, ट ठ ड ढ, मूर्धन्य तो है ही नहीं, तो ट ठ ड ढ। उसके बाद इसमें एक और शामिल है वो है र। ध्यान में दीजिएगा, तो जो हम आपको ड और ढ जो बताए थे कि जो और अन्य 2 स्वीकार किए गए हैं ट वर्ग में, वो भी इसी में मूर्धन्य स्वर में भी, मूर्धन्य स्थान में ही उसका भी उच्चारण होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दंत से, दंत से में त वर्ग पूरा आएगा, त थ द ध दंतना। उसके बाद फिर आपका आएगा इसमें ल और स का। ठीक है, ल देखिए उच्चारण कीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। ल दांत सटता है, उसके बाद फिर स। ठीक है, स का भी इसी से माना जाता है, क्योंकि इसका यदि आप पढ़े होंगे तो इसको बोलते हैं दंत सा बोलते हैं, तो स। ठीक है, अब जैसे तालव्य का स जो है वो तालव्य का यूज है, मूर्धन्य सा, तो मूर्धन्य सा का उच्चारण जो है मूर्धन्य है। ठीक है, तो ये नाम से भी पकड़ाता है, तो ये इसका यूज कर रहे हैं दंत सा, तो दांत से। ठीक है, उसके बाद फिर ओष्ठ में प फ ब भ जो है वो म तक, प फ ब भ म ये शामिल है। उसके साथ इसमें शामिल है आपका हर्षहु और दीर्घहु, ह्रस्व और दीर्घहु जो है वो इसी में शामिल है। उसके बाद नासिक इससे भी आता है, तो नासिक से दंतना जो है वो न का, उसके बाद म और इया, ये 3 अक्षर हैं जो कि नाक से, नासिक मतलब नाक। ठीक है, तो नाक से बोले जाते हैं। यदि आपको देखना है तो नाक को बंद करके इस अक्षर को बोलिए, जो अक्षर है उसको सही उच्चारण नहीं हो पाएगा, सही रूप से वो नहीं आ पाएगा, इसका मतलब नाक से आवाज़ इसकी आती है, इसीलिए नासिक की कहा जाता है। उसके बाद दंतोष्ठ मतलब है कि दांत और ओठ दोनों यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक ही अक्षर है वो है व, ओठ भी है दांत भी है। उसके बाद फिर कंठ तालव्य से कंठ भी और तालव्य ऐ। ठीक है, ऐ ये जो है
वो कंठ तालव्य है। उसके बाद है इसमें कंठ ओष्ठ, कंठ का भी और ओष्ठ का भी, यानी कि कंठ ओष्ठ का, तो ओ जो है वो कंठ और ओष्ठ दोनों है, ये आपको याद रखना है। अब चूंकि इतने जो जेटेट के लिए इतना महत्वपूर्ण है और हम सिर्फ जेटेट को ध्यान में रख करके वीडियो बना रहे हैं, और साथ में मेरा ध्यान ये भी है कि अन्य जो एग्ज़ाम है जिसमें ग्रामर पोर्शन शामिल है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी की बात अलग है, जेपीएससी में अलग चीज़ें भी शामिल की गई हैं, उसमें विशेषता बतानी है, तो उस विशेषता को ना ध्यान में रख करके मैं आपको यहाँ आपको मेरा एम ये है कि आपको ये वीडियो सिर्फ यूज़ कहाँ करें, तो ये यूज़ करें आप जेटेट के तैयारी के लिए, और अन्य जो एग्ज़ाम है जैसे दरोगा की बहाली में भी पूछा जाता है, या अन्य जो बहालियाँ हैं जिसमें खोटा व्याकरण शामिल है उसको आप, उसमें भी ये आपका इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा इसका। आप देखते हैं कि कुछ जो जैसे आपको इसमें ए आई और औ का बताए थे उसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं। अंग का उच्चारण नहीं होता है, अंग का खोटा में नहीं है, एकदम दिमाग से हटा दीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य न का, मूर्धन्य न का जो यूज होता है इसको, इसके स्थान पर यदि हिंदी में कहीं कोई वर्ड आपको दे दिया गया है कि इसका इस खोटा में क्या होगा, तो एकदम ध्यान से इसका बना दीजिएगा क्या होगा, तो मूर्धन्य न के जगह पर दंत न का यूज होगा, ठीक है। क्या होगा, दंत न का यूज होगा मूर्धन्य न के जगह पर। जैसे एग्जाम्पल आपको बताएं, तो एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे हम लोग बोलते हैं गणेश, हिंदी में लिखते हैं ना गणेश, या गण लिखे, गण, तो गण, इसमें यदि हम इसको उस खोटा में लिखेंगे तो गण को गण ऐसे लिखेंगे, न का यूज कर देंगे गण, ठीक है। और गणेश का इसको लिखेंगे तो खोटा में ये ऐसे लिखाएगा गणेश, ठीक है। दंत तलविषा का यूज होता नहीं, आपको बताए, तो तलविषा के स्थान पर दंतसा हो जाएगा और मूर्धन्य न के जगह पर न हो जाएगा, ठीक है। गणेश ऐसे लिखाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो मूर्धन्य न का यूज नहीं होता, उसके स्थान पर दंत न का यूज होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आपका त था तो पूरा यूज होता है, प फ भी पूरा यूज होता है। उसके बाद देखते हैं आपको अंतस्य र ल व का के बारे में, अंतस्य र ल व के बारे में। तो अंतस्य र ल व के बारे में देखते हैं, तो अंतस्य र ल व के बारे में तलविषा का यूज नहीं होता। तो तलविषा यूज नहीं होता तो कहाँ, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए किसको याद करेंगे, लिखेंगे, तो तलविषा के स्थान पर भी दंतसा का यूज करेंगे, ठीक है। तलविषा के स्थान पर क्या यूज करेंगे, दंतसा को, ठीक है। अब आगे देखते हैं मूर्धन्य। तो मूर्धन्य के जगह पर, मूर्धन्य कभी कभी क्या ख होता है और कभी इसका स होगा, तो देख लीजिएगा कहाँ यूज होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, वर्ड को देखना है, वर्ड को समझना पड़ेगा। जैसे इसमें ख कहाँ होता है, सो देखिए लखन, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखते हैं, या इसको अभी श के स्थान पर इसको ख करेंगे और ऐसे लिखेंगे। क्योंकि खोटा में लिखेंगे तो मूर्धन्य न दंत न में बदल जाएगा, लखन हो जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो श जो है वो ख, जैसे खुश हम लिखे श में धनुष, धनुष हम लिखे धनुष, तो ऐसे लिखते हैं। तो इसमें खोटा में जब हम लिखेंगे तो इसको धनुख बोलेंगे, धनुख, और इसका उपयोग भी कहीं कहीं मिलेगा भी आपको, ठीक है। तो स जो है, मूर्धन्य स जो है वो ख में बदल जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, खोटा में। अब इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट है आपका मूर्धन्य स के बाद फिर दंत सा का यूज होता है खोटा में, ह खोटा में है। संयुक्त छ जिसको संयोगी छ बोलते हैं उसका, तो संयुक्त छ जो है ये भी कभी कभी ख होगा और नहीं तो च संयुक्त छ होगा, या सिर्फ छ का यूज होगा, ठीक है। जैसे क्षमा लिखते हैं, तो देखिए क्षमा को ऐसे खोटा भाषा में कहें तो क्षमा होता है, लेकिन क्षमा को हम छ और मा भी लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। या क्षमा छ जो है यह क्षमा में बदल जाएगा, क्षमा, क्षमा, क्षमता, क्षमता वाला में। अब क्षमा, जैसे क्षमता हम लिखते हैं तो क्षमता का खोटा में होता क्षमता, क्षमता या क्षमाता, ठीक है। तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं, क्षमता या क्षमाता, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम देखें तो छ का भी हो गया। उसके बाद देखते हैं त्र का, ठीक है, त्र का। तो त्र जो है वो
खोठा में यूज़ नहीं होता भाई। जैसे छात्र हम लिखते हैं तो छात्र जो है वो सीधा सीधी ऐसे छात्र ऐसे लिखा था खोठा में, त्र का उच्चारण नहीं होता, त्र है ही नहीं, लिखा ही नहीं जाता खोठा में, ठीक है। इसके जगह पर त र डायरेक्ट लिखा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं ज्ञा का, तो ज्ञा आपको ज्ञा ऐसे लिखा, ऐसे ज्ञा अंतस्या का यूज़ भी किया जाता है, और गी और आ यानी ज्ञा ऐसे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के सर एग्जाम्पल दिखाइए, तो एग्जाम्पल में आप ज्ञान लिखिए, ज्ञान, तो इसको खोठा में ज्ञान ये भी लिखते हैं, अंतस्या वाला भी लिखते हैं, और बहुत जगह पर आपको आ वाला अंतस्या नहीं, गी आ ना ज्ञान, ज्ञान ऐसे लिखता है, ठीक है। ऐसे इसका उच्चारण भी होता है और इसका लिखावट भी ज्ञान इस प्रकार से होता है। इसका मतलब ज्ञान, ज्ञा का यूज़ नहीं होता है। अब हम आपको बोले थे कि अंतस्या का बारे में भी बताएंगे, तो अंतस्या जो है उसके जब खोठा में लिखते हैं तो उस समय कई जगह पर आपको मिलेगा कि अंतस्या है वो ज के रूप में बदल गया। जैसे यज्ञ, यज्ञ जब खोठा में हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं जैग, जबकि हिंदी में इसको यज्ञ बोलते हैं, तो यज्ञ जैग ये बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि आपको याद रखना है। अब कहेंगे सर कि इसको इम्पोर्टेंस क्यों है और आपने इसको टेट के लिए क्यों बताया, तो देखिए टेट में भी हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन देगा वो इस प्रकार से भी हो सकता है कि निम्न में से कौन खोठा का शब्द नहीं है, खोठा का शब्द नहीं है, यानी खोठा में इस तरह का नहीं लिखा जाता, तो वो 4 गो में से तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें जो बताया उस रूप में रहेगा तब तो सही है, लेकिन यदि य का लिखा हुआ तो यज्ञ लिखा हुआ, यज्ञ आपको हो सकता है का ऑप्शन में दे दे तो कहेंगे कि सर या तो अंतस्या का यूज तो खोठा में होता है, तो फिर यज्ञ कहे नहीं सही होगा, तो यज्ञ सही नहीं होता क्योंकि खोठा में हम यज्ञ को जैग बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं खोठा में जिसके बारे में अभी भी कंफर्म तो नहीं कहा जाता, तो आपको ये ध्यान रखना कि लोकल लैंग्वेज में जब आप बोलते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि उसी भाषा को रखिए आप रीजनल लैंग्वेज में, जिस जगह पर आप रहते हैं, उस जगह पर रहते हैं तो वो आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ यदि आप ध्यान में देखिएगा, जैसे हमको लखन याद है कि लखन हम जब पढ़ते थे बहुत छोटे में, तो एक टीचर आते थे, गुरुजी काफ़ी बूढ़े थे, वो पढ़ाते थे तो लखन ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो उस समय हमको लगता था कि लखन में ऐसे क्यों लिखेंगे, मूर्धन्य स क्यों यूज़ करेंगे, ख यूज़ करेंगे, तो उस समय हमको नहीं समझ में आया क्योंकि वो जो थे वो पुराने समय में पढ़े लिखे थे, उस समय बूढ़े थे जिसमें हमको पढ़ा रहे थे उस समय। तो अब ये समझिए कि ये स जो है अब समझ में आता है कि वो क्यों लिखते थे, क्योंकि खोठा का प्रभाव अभी नहीं बहुत पहले से है हिंदी में, हिंदी का यूज़ किया जाता है, और ये चीज़ आपको और भी यदि जाएंगे तो और भी पीछे में मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको खोठा का इतिहास पढ़ाते हैं उसमें देखते हैं, खोठा का इतिहास आपको पढ़ना नहीं है सिलेबस में, टेट में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए उस सब की बातों को छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ों को मैं बताया हूँ और मैंने कोशिश किया कि बस इसको टेट के सिलेबस तक में, टेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही तक मैं सीमित रखूं, और मेरा जो भी वीडियो इसमें अभी है वो सिर्फ टेट को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो आप इसको एक बार 2 बार देख लें, और ज़रूरत होगा तो बहुत ज़्यादा तो आप आधा पेज में इसको कंक्लूड कर सकते हैं, आधा पेज में आपका आंसर इसको नोट्स बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं, बना लीजिए, 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका जो ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो जितना टेट के लिए चाहिए उतना ही ये इनफ है, ठीक है। अब आपसे कहेंगे कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगा खोठा में, तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यदि अच्छे व्यूज़ आते हैं इसमें तो एक तरह से मोटिवेशन बनता है कि आगे का वीडियो भी लाएँ खोठा में। तो ग्रामर मैंने शुरू किया है आज, तो यदि अच्छे लोग आप पसंद करते हैं इस वीडियो को, तो फिर आगे भी जो होगा खोठा का ग्रामर से रिलेटेड वीडियो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द लाऊं, ठीक है। और मिलते हैं इसके बाद के वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।